everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. Welcome to another video of current affairs dealing with your daily newspaper, that is the Indian Express. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑफ योर 2 जुलाई और इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डाटा मिल रहा है रिगार्डिंग फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स। अभी जैसे कि मेंस आपके वेटिंग है तो हम सब लोग बहुत ज्यादा डाटा हंग्री हैं, हमें डाटा चाहिए, जहां से भी मिलता है वो फटाफट से आपको कर लेना चाहिए। तो बैंक्स की हालत वैसे तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बट स्टिल वी आर टू रिलाई अपॉन द ऑफिशियल डाटा। तो अभी ऑफिशियल डाटा हमें बैंकिंग के साथ जो मिल रहा है उसको कवर करिए। So across parameters the Indian banking system is faring well। तो ये हमारे गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड है, RBI बोल रहा है कि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं। पॉसिबल एरियाज ऑफ स्ट्रेस वारंट क्लोज मॉनिटरिंग। कुछ एरियाज ऑफ स्ट्रेस हैं, वो कौन से हैं इस आपको एडिटोरियल में अभी समझ आएगा। Now the banking system in India is in sound financial health। Banks have over the year built up sufficient capital and liquidity buffers। बैंक के पास पूरा बैकअप है and the asset quality has been improving further। This has been detailed in your RBI's latest financial stability report। इससे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सो आरबीआई की रिपोर्ट है, खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसमें कि आपका ग्रॉस एनपीएस जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। जब कभी भी बैंक लोन देता है और आपकी कंटिन्यूसली 90 डेज तक अगर वो उसका कोई भी इंटरेस्ट वापस ना आए तो उसको एनपीए में काउंट कर दिया जाता है। Now they have fallen to 2.3% as of March 2025, down from 2.8% year before। तो एनपीए कम हुए हैं एक साल के अंदर थोड़े से 0.5। Alongside the capital position of banks has strengthened the capital to risk weighted asset ratio। और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। उनके पास प्रॉपर एसेट्स हैं किसी भी रिस्क के साथ डील करने के लिए, ये भी बढ़ गई है दैट इज टू हाई ऑफ 17.3% इन मार्च 2025 एज द प्रोविजन कवरेज रेशियो आल्सो रिमेंस हेल्दी। तो ये डाटा आपने लर्न करना है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितनी है अभी। इन द रीसेंट पास्ट वन एरिया ऑफ कंसर्न हैज बीन द शार्प राइज इन द हाउसहोल्ड डेट। तो लोग जो है वो सेविंग की बजाय बहुत ज्यादा खुद ही कर्जा डेट लेना शुरू कर चुके हैं। ये इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। Now household debt was estimated to have surged from 36.6% of GDP जो कि 2021 में था, अब ये बढ़कर 42.9% हो गई है as of June 2024। The latest report pegs it at 41.9% as of December 2024 in comparison to the ratio average around 33% between 2015 to 19। और अगर पूरा 15 से 19 तक देखें तो ये एवरेज 33% थी, लेकिन अब बढ़कर कहीं ना कहीं 41 अराउंड अप्रोक्सीमेटली 42% हो चुकी है। While current level of debt may well be lower when compared to other emerging market economies, अगर अपने कंट्री को औरों के साथ कंपेयर करेंगे तो ठीक लग रहा है। It is concerning that household has been taking on more loans for consumption। कंजम्पशन के लिए ज्यादा लोन लिए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, जो कि और भी बुरी बात है। That means कि अभी लोगों के हाथ में पैसा कम हो गया है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उन पे है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट लोगों पे है। In fact, non-housing retail loans have grown at faster rate। Even non-housing loan भी बढ़ रहे हैं। Business and agricultural loan say faster rate than housing, business and agricultural loan। Now these loans now account for 54.9%। आपके नॉन हाउसिंग पे, नॉन इन्वेस्टमेंट के लोन बढ़े हैं एंड ऑफ ऑल हाउसहोल्ड डेट एंड 25.7% ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। Now, as per the central bank, new slippage in this category account for significant share of slippage in all retail loans, with private banks appearing to fare worse। तो प्राइवेट बैंक आपका अच्छा नहीं कर रहे हैं और as per the central bank जो ये न्यू स्लिपेज इन दिस कैटेगरी हमें दिख रही है, ये आपके रिटेल लोन्स के अंदर है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर आल्सो सीइंग पॉसिबल साइंस ऑफ स्ट्रेस। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी स्ट्रेस दिख रहा है एंड ये किसकी वजह से है? स्ट्रेस इज एविडेंट इन द माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट, दैट इज लोन अप टू 31 to 180 days past due has risen to 6.2% and these areas warrant closer monitoring। तो एक तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो कि 31 से लेके 180 दिन तक का होता है, इसके अंदर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इनफैक्ट विद इन पब्लिक सेक्टर आल्सो। एंड द बैंकिंग सिस्टम हाउएवर रिमेन्स वेल कैपिटलाइज्ड, लेकिन बैंकों के पास पैसा अच्छा खासा है। सेंट्रल बैंक जो है वो रूटीनली कंडक्ट करता है स्ट्रेस टेस्ट टू गेज द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंक इन द करंट अनसर्टेन
global economic environment, these tests perform a critical function. That means कि banks RBI काफी ध्यान रख रहा है इसके ऊपर, and the test conducted by RBI accounting for various adverse scenarios from heightened geopolitical risk and escalation of global financial market volatility. तो ये RBI के फंक्शन में आप इसको ऐड कर सकते हो कि RBI का अभी ये रोल है और इसको बहुत अच्छे से वो निभा रहा है कि वो बहुत अच्छे से टेस्ट करता रहता है कि बैंक की कैपेसिटी कैसी है, उनकी कैपिटलाइजेशन कैसी है, ताकि जो भी हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और जो भी हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी का रिस्क है, इसके लिए इसके पहले से ही हम अपनी तैयारी कर सके अगर ये कभी आए तो उसको डील करने के लिए. So to synchronize sharp growth or slowdown in the global economy. So they reveal that even if economic conditions take a turn for worse, अगर economic condition बहुत बुरी भी हो जाए तो भी no banks would fall short of regulatory minimum capital ratio. तो ये एक वेलकम रिजल्ट है. बैंक्स के पास कभी भी उनका बेस जो है खत्म नहीं होगा, इतना पैसा बैंक्स के पास है. नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, दिस इज सेफ्टी फर्स्ट. ये तेलंगाना के अंदर बेटा एक एक्सीडेंट हुआ, केमिकल फायर, और उसको लेके आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कहाँ पे हुआ और किस चीज का रिलीज हुआ. सो इन दैट सेंस आपको ये एडिटोरियल करना चाहिए. तो probe into Telangana's chemical fire should fix accountability and draw attention to the regulatory and knowledge deficits. Telangana government has appointed एक 5-member panel किसके लिए, to probe the blast in a factory operated by that is Hitachi Chemicals in the states that is Sangareddy district. तो ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपने याद रखना है. एंड द कमिटीज फर्स्ट टास्क शुड बी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द एक्सप्लोजन दैट हैज क्लेम्ड एट लीस्ट 36 lives. It must ascertain if the unit run by a leading chemical company in the country. Its website describes Hitachi Chemical as an industry leader, is in pharma component and even your that is nutraceutical and food had sidestep safety protocol. कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल इस कंपनी ने फॉलो किए थे या नहीं किए थे. So preliminary report indicates that pressure had built up in the unit's spray dryer that was deployed to produce that is microcrystalline cellulose. तो ये यहाँ से हमें साइंस एंड टेक के एरिया से ध्यान में रखना पड़ेगा कि हुआ क्या, कौन से केमिकल की बात हो रही है. तो आपका जो प्रेशर जो है वो बिल्ट अप हुआ स्प्रे ड्रायर के अंदर, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एक कंबस्टिबल केमिकल है ये. एंड द मशीन विच टर्न्स लिक्विड और स्लरी इनटू ए पाउडर, ये मशीन इसको पाउडर में कन्वर्ट करती है, रिक्वायर्स कंटिन्यूअस टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जिसकी टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हीट अप. The dryer requires regular cleaning and maintenance to obviate the accumulation of fine dust particles. So these can turn a spark into a fire. तो इसके अंदर आपको cleanliness का भी ध्यान रखना पड़ेगा, otherwise fire definitely हो सकती है. And more than 60 workers were at the site when the factory caught fire on Monday. Probe must investigate if Hitachi Chemicals had installed relief vent fire escapes to protect its employees. So ये हमारे लिए news है, that is which chemical that was like the reason behind this accident और कहाँ पे हुआ. और इसके साथ ही बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारा जो है वो मेंस का टॉपिक है, इस वजह से थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. तेलंगाना एक्सप्लोजन इज द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स इन द कंट्रीज केमिकल सेक्टर, एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वेबसाइट एस्टिमेट्स दैट 130 chemical accidents have been taken at least 259 lives in the past decade. And the agency website notes that there are about 1861 major accident hazards and spread across 301 districts and 25 states. तो ये आप थोड़ी सी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी हम बात कर सकते हैं कि इस तरह के डिजास्टर जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज के साथ रिलेटेड, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है वो पीछे बढ़ गए हैं. राइट, तो इसके साथ इसी तरह से ही कैसे ऐसी सिचुएशन को डील करना चाहिए, ये टॉपिक पे आपको इनफैक्ट केस स्टडी भी आ सकती है पेपर 4 में. तो आपको ये हैपनिंग्स पता होनी चाहिए, कैसे डील किया जा रहा है, थोड़ा सा उसके लिए इसको कंटिन्यू करना चाहिए हमें इस तरह की न्यूज को, और ताकि हम वहां पे अपने जो है वो पॉइंट्स रेज कर सके विद इन योर आंसर. और थोड़ा सा और देखते हैं. इससे पहले जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर रहा है 84 के अंदर. आवर एक्सीडेंट्स आफ्टर दैट हॉरिफिक ट्रेजेडी जो है स्पेशली दोज इन रिसेंट इयर्स लाइक ब्लास्ट इन थाने केमिकल फैक्ट्री, देन विशाखापट्टनम गैस लीक 2020, ब्लेज एट फार्मा कंपनी इन आंध्र प्रदेश दैट इज इन 2024. तो ये और इंसिडेंसेस आप जस्ट यहाँ से मार्क कर लेना, आप अपने आंसर में जस्ट रेफरेंस कर सकते हो इन सब चीजों का. राइट, नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड पेपर GS2 इनफैक्ट, बिकॉज वहां पे हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं. और
प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली आ ही सकता है, बिकॉज अभी यूक्रेन लुहांस्क जो है एरिया दैट इज अंडर फुल रशियन कंट्रोल. सो फर्स्ट रीजन टू फॉल फुली अंडर रशियन फोर्सेस. और इससे पहले आपका क्रीमिया एक ऐसा एरिया है जो कि यूक्रेन का रशिया के पास है. तो रशिया हैज टेकन फुल कंट्रोल ओवर यूक्रेन्स ईस्टर्न लुहांस्क रीजन मोर देन 3 years आफ्टर Putin's order thousands of troops जब से इनकी लड़ाई हो रही है. So Luhansk has an area of 26,700 square kilometer जो कि आपका है is the first Ukraine region to fall fully under the establishment control of Russia. ठीक है, सिंस रशियन अनेक्स क्रीमिया इन 2014. 2014 में क्रीमिया आया था, 25 के अंदर उन्होंने एक और एरिया ले लिया है और उसका नाम क्या है, लुहांस्क रीजन. एंड पुतिन 2022 में डिक्लेयर किया लुहांस्क अलॉन्ग विद पार्शली कंट्रोल्ड योर डोनेट्स्क, खेर्सन एंड जापोरिजिया रीजन. और इसके ऊपर ऑलरेडी वो अपना हक जो है जता रहे हैं. दैट वाज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू रशिया. इस टाइप वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स सेड इट वाज इलीगल एंड दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट रिकॉग्नाइज दिस. So the territory of Luhansk People Republic is fully liberated in 100%. लेकिन अभी इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है. और now this is your Luhansk region. This is Russia, ये यूक्रेन है और इसका जो है एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिस इज लुहांस्क अब रशिया के अंदर आ गया है. इसके अलावा आपके डोनेट्स्क, देन जापोरिजिया एंड खेर्सन, इसके ऊपर भी अपना कंट्रोल रशिया जो है वो जताता है. और क्रीमिया ऑलरेडी ही अनेक्स कर चुका है रशिया. सो ये आपको मैप से भी पता होना चाहिए थोड़ा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखना. नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग योर अगेन डिजास्टर, देन इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, किसी भी एरिया में आप इसको डाल सकते हो. और दिस इज ऑफ योर जीएस पेपर 3. और इस तरह की केस स्टडीज भी आपको पता होनी चाहिए. डायरेक्टली भी इसका रेफरेंस आ सकता है, अदरवाइज आपको अपने आंसर में ऐसे एरियाज को कवर करना चाहिए. तो इसमें आपका एक पूरा का पूरा हिमालयन विलेज जो है वो नेपाल में, वो पूरा का पूरा डिस्प्लेस करना पड़ा, लोगों को छोड़ के जाना पड़ा वो एरिया बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उसका सीवियर इम्पैक्ट है. राइट. सो हिमालयन विलेज ऑफ सेमजंग डिड नॉट डाई इन अ डे. अब ये सेमजंग विलेज नहीं रहा, लेकिन बहुत टाइम लगा और इतना ज्यादा जो है हमारा हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं इनफैक्ट नेचर को, उसका ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. सो पर्च इन अ विंड कार्व्ड वैली इन नेपाल्स अपर मुस्टैंग मोर देन 13,000 feet above sea level, the Buddhist village lived by slow deliberate rhythms, herding yachthe, sheep, harvesting barley, sheer orchard cliffs, honeycombed with sky caves. तो बड़ा अच्छा वो एक एरिया था. 2000 year old chambers थे, used for even ancestral burials. तो लोग शांति से रह रहे थे and meditation and shelter. Then water dried up. धीमे धीमे उनको क्या पता लगा कि पानी ही नहीं रहा अब. And snow-capped mountains turned brown and barren as years after years snowfall declined. Springs and canals vanished, and when it did rain, the water came all at once. उससे फ्लडिंग होती है and melting away the mud homes. Families left one by one, leaving the skeleton remain of the community transformed by climate change. तो ये बेस्ट आपकी करंट एग्जाम्पल है. ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, crumbling mud homes, cracked traces and unkept shrines. So the Hindu Kush and Himalayan regions stretching from Afghanistan to Myanmar hold more ice than anywhere else outside the Arctic and Antarctic region. Very very important fact. यहाँ से भी सेंटेंस उठा के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि पोल्स के अलावा कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको आइस मिलती है. And their glaciers feed major rivers that support 240 million people in the mountain and 165 billion more downstream. इतना important region है जो अब ये बर्बाद हो रहा है. And such high altitude areas are warming faster than even lowland. So glaciers are retreating and permafrost areas are thawing as snowfall becomes scarcer and more erratic. स्नोफॉल कम हो रही है और हीट से जो है वो आपके ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं. एंड अकॉर्डिंग टू काठमांडू बेस्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICMOD, इसका आप रेफरेंस भी दे सकते हो. नाउ कुंगा गुरुंग इज अमंग द मेनी इन द रीजन हिमालयन ऑलरेडी लिविंग थ्रू the irreversible effect of this kind of your climate change. तो अभी ये हमें दिक्कतें साफ नजर आना शुरू हो चुकी हैं. So climate change is quietly reshaping where people can live and work by disrupting farming, water access and weather patterns.
इसमें आपको और रेफरेंस मिल रहे हैं, उसमें से कुछ चूज कर सकते हो। ये जैसे कि ये कहा है आपका नील एडगर ने, अ प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Exeter, and in place like Mustang that is making life harder, even people don't always say climate change is why they moved on the everyday basis. The changing weather pattern, it's actually affecting the ability of people to live in a particular place. तो उनको तो पता भी नहीं है क्यों क्यों हो रहा है, सिर्फ उनको ये पता लग रहा है कि वो अपनी रेगुलर जिंदगी नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं. And in the world's highest mountain, Thamesend is not the only community to have to start over. और माइग्रेशन स्पेशलिस्ट ने कहा some villages move only short distances but inevitably the key driver is lack of water. सबसे ज्यादा कारण जो है पानी की कमी होती है. Traditional mud homes built for a dry cold mountain climate fell apart. वो बेचारे ढह जाते हैं as monsoon rains grew more intense. A shift scientists linked to climate change. And the region's steep slopes and the narrow valley funnel water into flash floods. तो वैली की वजह से फ्लड्स में कन्वर्ट होता है, that destroys their homes and farmlands, triggering a wave of migration, जिससे कि वो सब लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है. Moving in a village, even one with a few of 100 residents like Samjang was no simple endeavor. और ये आसान बात नहीं होती है. They needed reliable access to water, nearby communities for support during disaster. तो इस तरह से ऐसे मौके में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए. एंड रीलोकेटिंग जो है क्लोजर टू वाइंडिंग माउंटेन रोड्स वुड अलाउ विलेजर्स टू मार्केट देयर क्रॉप्स एंड बेनिफिट फ्रॉम ग्रोइंग टूरिज्म. इवेंचुअली द किंग ऑफ मिस्टान हु स्टिल owns large tracts of land in the area nearly 2 decades after Nepal abolished his monarchy. तो इस एरिया की मोनार्की भी किंग ने खत्म कर दी है बिकॉज उनकी पॉपुलेशन काफी हद तक यहाँ से छोड़ के जा चुकी है. तो ये जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस में क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेटेड, और इसके स्टडी को जो कि रिसेंट है आप रेफर करोगे अपने आंसर में तो आपके मार्क्स जो है डेफिनेटली ज्यादा आएंगे. नेक्स्ट न्यूज फिर से अगेन क्लाइमेट को लेके है और ये हीट वेव है जिसमें कि आपका यूरोप फंसा हुआ है. एंड पेरिस नाउ several Italian region banned outdoor work during the hottest hours of the day. खास करके फ्रांस shuts scores of schools. Spain confirmed last month of its hottest June on record as a severe heat wave. यूरोप में बहुत ज्यादा है. Gripping Europe, triggering widespread health alerts. Spanish authorities were investigating. अभी एक डेथ भी हुई है. Whether a death जो है of like a street sweeper death over the weekend, whether this was the reason because of the like this death was caused by this heat wave or not. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस मिल रहे हैं, और यूरोप में बहुत जबरदस्त चेंजेस जो है वो हमें दिख रहे हैं. इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है. यूरोप इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट, हीटिंग अप एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस. तो इस न्यूज को भी आपने डेफिनेटली अच्छे से फोकस करना है. प्री में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आपको खुद से क्लाइमेट चेंज में ये रेफर करना चाहिए. जीएस पेपर 3 इकोनॉमी को लेके आपके लिए एक नई स्कीम आ गई है. गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम है. Now with an objective to boost employment generation in formal sector, especially in manufacturing, Union Cabinet approved ELI, Employment Linked Incentive Scheme, and a scheme which was announced ये 24-25 के बजट के अंदर, और ये अनाउंस किया गया था 99,000 अप्रोक्सीमेटली करोड़ के बजट के साथ. एम टू क्रिएट 3.5 करोड़ जॉब जो है इसने क्रिएट करनी है. तो ये स्कीम जो है वो अभी लॉन्च की गई है. एंड यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने इस स्कीम के बारे में कहा टू सपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट, इसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी में भी ला सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी में भी डाल सकते हो, विद स्पेशल फोकस ऑन द, खास करके इस पे ध्यान है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे. एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, और इसके अंदर जो है that will have 2 parts. 2 parts में जो है वो आपकी ये स्कीम है. एंड पार्ट ए फॉर द फर्स्ट टाइमर्स एंड पार्ट बी फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट. पार्ट ए ऑफ द स्कीम फोकसेस ऑन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज, जो पहली बार आपके एम्प्लॉइज हैं, by providing them a wage subsidy of up to 1 month's wage up to a maximum of amount of 15,000. तो 15,000 तक जो है वो उनका मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा एज एन इंसेंटिव. while part B of the scheme has incentive
फॉर एम्प्लॉयर्स टू क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। पार्ट बी में अगर एम्प्लॉयर्स और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे तो फिर पार्ट बी में उनको और बेनिफिट मिलेगा। आउट ऑफ द टोटल 3.5 करोड़ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम, अराउंड 1.92 करोड़ पर्संस आर सीन टू बी फर्स्ट टाइमर। सो इसमें 1.92 करोड़ तो फर्स्ट टाइमर ही आपके रहेंगे एम्प्लॉयज, लेकिन बाकी जो है वो सेकंड टाइमर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। टारगेटिंग फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड विद आपके ईपीएफओ, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट ए विल ऑफर 1 month EPF wage up to 15,000 in 2 installments। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए जो है वो उनको मिलेंगे। एम्प्लॉइज विद सैलरीज अप टू ₹1 लाख विल बी एलिजिबल। और कहां तक के एम्प्लॉइज एलिजिबल हैं? जिनकी सैलरी जो है वो 1 लाख तक है, उससे ज्यादा नहीं। एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी पेएबल आफ्टर 6 months ऑफ द सर्विस। 6 महीने काम करने के बाद उनको इंस्टॉलमेंट पहली मिलेगी। एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी पेएबल आफ्टर 12 months ऑफ सर्विस, ताकि वो बने रहे उस जॉब के अंदर। एंड द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बाय द एम्प्लॉइज। So to encourage the habit of saving, a portion of incentive will be kept in saving instrument of deposit account for a fixed period and can be withdrawn by employees। और कुछ पार्ट उनको हाथ में नहीं दिया जाएगा, वो उनके जो है वो अकाउंट में डाला जाएगा। पार्ट बी जो है इज फॉर जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर्स and with a special focus again manufacturing पे ही है। Employers will get incentive for employees with salary of up to ₹1 lakh again, and the government will incentivize employers। तो employers को incentivize करेंगे up to 3,000 per month for 2 years, 2 सालों के लिए, for each additional employment। अगर हर एक और नए बंदे को employment देते हैं with sustained employment for at least 6 months। For the manufacturing sector, incentive will be extended to the 3rd and the 4th year। Manufacturing में फिर आगे उनको तीसरा चौथा साल भी दिया जाएगा। And EPF wage slab additional employees up to ₹10,000 and incentive of ₹1,000 will be given to the employer for wage slab of over 10,000 and up to 20,000। और इसके अलावा थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें कुछ स्लैब्स का भी जिक्र आ रहा है। फॉर EPF वेज स्लैब एडिशनल एम्प्लॉइज जब आएंगे अप टू ₹10,000, 10,000 तक के साथ, तो इंसेंटिव उनको और दिया जाएगा। एम्प्लॉयर को 1,000 का विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर। एंड फॉर वेज स्लैब अगर 10,000 रुपए से ज्यादा किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, एंड अप टू 20,000 तो फिर 2,000 आगे उनको और दिया जाएगा। एंड फॉर वेजेस, और अगर वो सैलरी दे रहे हैं मोर देन ओवर 20,000 तो फिर इंसेंटिव जो है वो 3,000 का उनको प्रोवाइड किया जाएगा। And now establishment which are registered with EPFO will be required to hire at least 2 additional employees for employers with less than 50 employees। So जिनके पास 50 से कम एम्प्लॉई है वो एडिशनल एम्प्लॉई और ला सकते हैं for 5 additional employees for employers with 50 or more employers on a sustainable basis at least for 6 months। So all payment of the first time employees under part A of the scheme will be made through DBT, definitely direct benefit transfer mode, and payments to the employees under part B will be made directly to their PAN linked accounts। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम जो है वो आपकी 2 साल की है, 2025 से लेके 27 तक की करके देखेंगे। एंड देन द स्कीम वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर 24-25 के बजट के अंदर जो है ये स्कीम ऑलरेडी बताई गई थी, आज इसको जो है वो इंप्लीमेंट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी सेक्शन और प्री के लिए भी और GS3 के लिए भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ज्योग्राफी, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, बहुत अच्छे से इसको कवर करना। और ये आपका जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि इस बार मॉनसून जल्दी आए और वो जल्दी आने का कारण क्या है। Now south west monsoon covered entire country on June 29, 9 days ahead of normal schedule। Since 1960 this was only 10th occasion, 10th time ऐसा हुआ है। कारण क्या है? This year monsoon onset was early as well। It arrived in Kerala on 24th of May, 8 days before the usual, that is the 1st of June। So this happened due to range of reasons including the active phase अभी कौन सा चल रहा है of MJO, that is Madden-Julian oscillation। अभी आपको एलिनो से आगे बढ़ना पड़ेगा Madden-Julian oscillation के साथ, इसको भी ध्यान में रखना है। This factor is very interesting। ये क्या है? A moving system of wind, cloud and atmospheric pressure that brings rain as it circles around the equator। तो मे के आसपास, इक्वेटर के आसपास ये सर्कल करता है और ये मूविंग सिस्टम होता है winds, clouds और atmospheric pressure का। After the onset of the progress of monsoon largely remained ahead of its normal schedule over South Peninsular, East and Northeast India, near normal over Northwest है, लेकिन however it was slightly delayed over Central India। Central India में थोड़ा सा डिले
डिलेड है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में ये जल्दी आ चुका है एंड लो प्रेशर सिस्टम इससे बनता है. इंडिया विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ 5 low pressure system over various regions in June. So these systems are essentially areas where atmospheric pressure is lower than the surrounding region. Surrounding से कंपैरिजन में 5 आपके ऐसे एरियाज बने जिसमें कि बहुत ही कम प्रेशर था. So given the wind travel from high pressure to low areas, these systems are like magnetic, खींचते हैं अपनी तरफ. Pulling moisture laden winds helping trigger rainfall. So अभी आपका जो MJO है इसका active phase चल रहा है. Like in May, June also witnessed active phase of MJO, and in this phase, this MJO brings more cloud to southern India, which are then carried northward and by the monsoon winds. और देन इससे की और हमारी इनहैंस जो है वो रेनफॉल रहेगी. इससे पहले वाले कौन से ईयर है? 60, 61, 75, 80, 98, 2005, 13, 18, 20 और अभी 2025 में फिर से हम दिख रहे हैं. सो एक मॉनसून ट्रफ पोजीशन बनती है. मॉनसून ट्रफ इज एन एलोगेटेड लो प्रेशर एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू बे ऑफ बंगाल, whose position affects monsoon conditions over the country. So in June, as it remained largely to the south of its normal, it drew moisture laden air bringing in the monsoon early. तो जो ट्रफ बना आपका बे ऑफ बंगाल के ऊपर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेके, इसने जो है वो बहुत जल्दी हाई प्रेशर एरिया से विंड्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि जल्दी आपकी मॉनसून आई. सो इससे पहले न्यूट्रल फेज है आपका ENSO और IOD का. द साउथ वेस्ट मॉनसून इज अफेक्टेड बाय 2 अदर फैक्टर्स, वो हमें पता है ऑलरेडी. एल नीनो और आपकी साउदर्न ऑसिलेशन इकट्ठा करके हम इसको ENSO बोलते हैं, और आपका इंडियन ओशन डायपोल है. सो ENSO जो है एक क्लाइमेट फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन द सी टेंपरेचर. आपको पता है एल नीनो जो कि आपके पेरू करंट के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं उससे होता है. इट accompanied by fluctuation in the atmosphere over had 3 phases. So एक आपका एल नीनो फेज होता है. ला नीनो में वो इनफैक्ट और ज्यादा कंपैरेटिवली हॉट हो जाता है, और एक आपका न्यूट्रल फेज है. While El Nino suppresses monsoon, La Nino neutral ये lead to stronger normal monsoon होती है, right? So दूसरी तरफ IOD जो है वो which is difference in the sea surface temperature between east and western region of Indian Ocean. तो इंडियन ओशन के ईस्ट और वेस्ट के अंदर आपको जब वेरिएशन मिलती है ज्यादा टेम्परेचर की, उससे आपके ये फेजेस आते हैं, या पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव या न्यूट्रल. सो पॉजिटिव IOD लीड्स टू मोर रेनफॉल. डेफिनेटली पॉजिटिव से हमारे पास रेनफॉल ज्यादा आती है, नेगेटिव से जो कम होती है. लेकिन अभी इसके साथ जो है वो आपका MJO भी है, इसको भी आपने साथ में देखना है. एंड हाउ वाज द रेनफॉल परफॉर्मेंस इन जून? सो जून में हमारे पास रेनफॉल अच्छी है, ठीक है. ऑलरेडी ये 180 mm तक गई, which was quantitatively 9% above है according to your IMD. And then फिर आपका the deficit rainfall trends observed during June 2022 में बल्कि थोड़ा सा हमें कम नजर आया था. And over central India the average rainfall जो है जून was 24.8 above normal, a trend which was seen for the first time after 2022. So 22 के बाद हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि धीमे-धीमे जो है वो रेनफॉल ज्यादा हुई है. However, east and north east India continue to suffer a rainfall deficiency. लेकिन ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा नहीं है. एंड फॉर द थर्ड कंसेक्टिव ईयर इट रिकॉर्डेड 272.9 mm. No significant rainfall trend was observed over the peninsular and northeast. So ज्यादा हमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर मिला है. State wise rainfall figures show that first time since 1920 Manipur and Mizoram respectively recorded normal rainfall this year. So however the month ended with below normal rainfall across. अरुणाचल प्रदेश जो है आपका, असम, मेघालय, सिक्किम, इन सब के अंदर थोड़ी सी आपकी बिलो नॉर्मल रही कुछ महीने में. एंड मोर देन 80% जो है वो आपकी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन रिसीव्स नॉर्मल एंड अबव. सो इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये देखना है कि ये आपका कौन सा नया फैक्टर है जिसको डिस्कस किया गया, और इससे पहले हम ENSO और IOD की डिस्कशन तो करते ही हैं. तो लेट अस टॉक मोर अबाउट योर दिस न्यू फैक्टर, बिकॉज अभी एल नीनो और IOD के लिए तो मैं अलग से ही एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज अभी डिस्कस करने लगेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी, ठीक है. तो अभी जस्ट हम अपने इस नए फैक्टर के साथ थोड़ी सी बात और आगे करते हैं. बेडेन-जूलियन ऑसिलेशन ये जो है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ये इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी रहती है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे कि आपको काफी फ्लक्चुएशंस मिलती हैं ट्रॉपिकल वेदर के अंदर, और वीकली टू मंथली टाइम स्केल में आपको वेरिएशंस दिखेंगी. This oceanic atmospheric phenomena impact global weathering pattern influencing rainfall. उससे storm activity in fact जो है आपको अलग-अलग रीजन में ये आपको दिखती है. और इसके फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली? इसके फीचर्स के अंदर नाउ MJO is characterized by an eastward movement होती है पहले तो of pulse of clouds.
जो आपके क्लाउड्स हैं वो ज्यादातर ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और रेनफॉल होती है नियर इक्वेटर ज्यादा, और ये जो है रिकर करता है 30 to 60 डेज के अंदर। एमजीओ इज मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर, और ये ज्यादातर कहाँ पे दिखता है हमें, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, ये जो हमारे लिए अच्छा है। एंड एमजीओ इन्फ्लुएंसेस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेदर, दोनों को ही अफेक्टिंग रेनफॉल एंड स्टॉर्म एक्टिविटी। ज्यूलियन ऑसिलेशन एक्टिविटी ऑफर्स जो है ये डिवाइड की जाती है, ये बेसिकली प्लैनेट को दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर देता है, कैसे एक पार्ट जो है वो हमारा ज्यादा बारिश फील करेगा, वन एक्सपीरियंसिंग द इनहैंस कनेक्टिविटी फेज विद इंक्रीज रेनफॉल एंड क्लाउडीनेस, और दूसरा उसी कंपैरिजन में अदर अंडरगोइंग द सप्रेस्ड, वहां पे आपको सप्रेस्ड कनेक्टिविटी फेज मिलेगा और रिड्यूस प्रेसिपिटेशन मिलेगी। अभी एट द मोमेंट ये इंडियन ओशन की तरफ है, तो इस वजह से हमें फायदा दिख रहा है। Enhanced rainfall हमारा जो है वो कन्वेक्टिव फेज है, so winds converge at the surface causing air to rise throughout the atmosphere। तो इससे जो है वो विंड जब कन्वर्ज करती है तो राइज अप होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, और नीचे आपको क्या मिलता है, लो प्रेशर मिलता है। सो एज द एयर असेंड्स इट कूल्स एंड कंडेंसेस, जैसे ही जब कभी भी एयर ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली ऊपर जाके ठंडी होकर बादल बनेंगे और बारिश होगी। जब कभी एयर डिसेंड करती है तब कभी भी बारिश नहीं होती, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे बारिश होगी एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, द विंड्स देन रिवर्स द डायरेक्शन। सप्रेस्ड रेनफॉल में एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर विंड्स कन्वर्ज, यहाँ पे आपको कन्वर्जेंस दिखेगी, कॉजिंग द एयर टू सिंक, नीचे जाएगी एंड देन स्प्रेड आउट, और ये सरफेस पे ही स्प्रेड करेगी, तो बारिश कैसे हो सकती है। सो दिस डाउनवर्ड मूवमेंट वार्म्स एंड ड्राइज द एयर लीडिंग टू रिड्यूस रेनफॉल। As air sinks from high altitude, it warms and dries, suppressing rainfall. So this entire dipole structure moves west to east with the time of the tropics, causing more cloudiness, rainfall and even storminess. तो ये eastward जाती है, west to east की तरफ जाता है and connectivity phase के अंदर, and more sunshine and dryness in the suppressed, और suppressed के अंदर ज़्यादा आपको sunshine दिखेगी। Influence on the Madden-Julian oscillation in the Indian Ocean. So Indian Ocean dipole, El Nino, MGO, ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो MGO है is over right now Indian Ocean during monsoon season, it enhances rainfall. On the other hand, when it witnesses a longer cycle, जब इसका साइकिल बड़ा होता है, stays over Pacific Ocean, तो पैसिफिक पे ही रहता है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं है। छोटा साइकिल ज्यादा मानसून, बड़ा साइकिल कम मानसून। So it is linked with enhanced and suppressed rainfall activity in the tropics and is very important for Indian monsoon rainfall। and इसके अंदर जो है वो आपकी periodicity of oscillation जो है वो हमें नजर आती है। if it is nearly 30 days then it brings good rainfall, 30 days तक है तो रेनफॉल अच्छी होगी, अब आप 40 days है तो फिर ये हमारे लिए अच्छी ज्यादा नहीं साबित होने वाली। so shorter period अच्छा होता है rather than longer, simply because it then visits the, क्योंकि तब तक फिर ये इंडियन ओशन तक आराम से पहुंचती है। Madden-Julian oscillation over Pacific Ocean and El Nino are detrimental। अगर El Nino है और आपकी MGO पैसिफिक ओशन पर है तो फिर हमारे लिए अच्छी रेनफॉल नहीं होती है। सो दिस इज शॉर्ट डिस्कशन ओवर न्यू फैक्टर ऑफ योर MGO और El Nino, और जो है आपका इंडियन ओशन डायपोल, इसके लिए डेफिनेटली अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी यहाँ पे एक्सप्लेन करने से। नाउ दिस वीडियो विल बिकम वेरी लेंथी, उसको आप लेकिन कवर जरूर करो, अगर चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, और ये सारे फैक्टर्स तैयार करके जाओ, फॉर श्योर यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर मेंस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये आपका है न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ योर 2 जुलाई, और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के न्यूज़पेपर में हमने कवर करे। इनको सबको नोट डाउन करो, मार्क करो, साथ में क्वेश्चंस फॉर्म कर ही लो जैसे मैंने आपको इंडिकेट करा, और आप definitely going to be very safe in your mains while writing, और prelims में भी क्वेश्चन बनता ही है। So thank you so much for watching। आपकी फीडबैक अभी भी नहीं आ रही है और मैं वेट कर रही हूँ आपकी फीडबैक का, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू सो मच अगेन।